आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत ज्यादा डेटा मौजूद है, चाहे वो इंटरटेनमेंट का डेटा हो या फिर गेम मूवी जैसी चीजों का डेटा हो। वहीं पर कुछ ऐसा डेटा भी होता है, अगर वो हैक हो जाए तो लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आए दिन डेटा ब्रीचेज की खबरें आती रहती हैं। कभी किसी का फेसबुक अकाउंट लीक हो जाता है तो कभी किसी की व्हाट्सएप चैट्स लीक हो जाती हैं, किसी के साथ बैंक फ्रॉड हो जाता है तो किसी के साथ कुछ हो जाता है। तो क्या हो अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसे हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। ऐसी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। सही सुना आपने, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत रखती है। तो क्या है ये ब्लॉकचेन और कैसे काम करती है जो इसे हैक करना पॉसिबल नहीं है, और साथ ही जानेंगे इसी की कुछ एप्लीकेशंस जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि डेटा जो है एक जगह स्टोर नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप बैंक जाते हैं और वहां पे अपना कुछ ट्रांजैक्शन करते हो या फिर फोन पे से जैसे ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें एक हिस्ट्री रिकॉर्ड होती रहती है, तो एक बड़े से सर्वर पर स्टोर होती रहती है। आप जिस भी बैंक के साथ जुड़े हो, चाहे वो HDFC हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो, कोई सी भी बैंक हो दोस्तों, उनके बड़े बड़े सर्वर होते हैं, उन पर आपका डेटा मौजूद होता है। तो जो डिवाइस होगी दोस्तों, बीच वाली डिवाइस, उसको कहते हैं सेंट्रल डिवाइस। ये टेक्निक हो गई सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी। और जो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर डेटा एक जगह पर मौजूद नहीं होता। वो दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग कंप्यूटर्स पे, माइनर्स की कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो इसलिए उसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक ब्लॉक में स्टोर होती हैं, मतलब ब्लॉक्स में स्टोर होती रहती हैं। और इस ब्लॉक के मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में होती है ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशंस, मतलब जो इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में स्टोर है, फर्स्ट पार्ट में वो स्टोर होती है। और जो सेकंड पार्ट होता है एक ब्लॉक का, उसमें होती है उसकी फिंगरप्रिंट। हर जो ब्लॉक होता है उसका एक अपना हैश होता है, अपना एक सिक्योरिटी कोड होता है, तो उसको कहते हैं फिंगरप्रिंट। हर ब्लॉक का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। और थर्ड पार्ट में होता है प्रीवियस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट, मतलब एक ही ब्लॉक में 2 हैश होते हैं, एक खुद का फिंगरप्रिंट और एक प्रीवियस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट। ब्लॉक एक ब्लॉक के साथ अटैच्ड होते हैं और एक चेन में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात आती है ब्लॉकचेन हैक कैसे नहीं हो सकती। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉकचेन है और उसमें ब्लॉक नंबर 3 को हैक करना है। अब ब्लॉक नंबर 3 को हैक करने के लिए हमारे पास 2 हैश होने चाहिए, ब्लॉक नंबर 3 का हैश और ब्लॉक नंबर 2 का भी हैश, क्योंकि एक ब्लॉक में 2 हैश होते हैं। अब ब्लॉक नंबर 2 का हैश लेने के लिए हमें ब्लॉक नंबर 2 को हैक करना पड़ेगा, और ब्लॉक नंबर 2 को हैक करने के लिए हमारे पास 2 हैश होने चाहिए, ब्लॉक नंबर 2 का हैश और ब्लॉक नंबर 1 का हैश। इसी तरह दोस्तों, हर ब्लॉक को अगर हैक करना चाहेंगे तो हमारे पास 2 हैश होना चाहिए, एक जिसको हैक करना चाह रहे हैं उस ब्लॉक का हैश और उसके प्रीवियस ब्लॉक का हैश हमारे पास होना चाहिए। और दोस्तों, जो ये ब्लॉक्स होते हैं ये किसी एक कंप्यूटर पर स्टोर नहीं होते, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। इसमें डेटा, इसमें सारे ब्लॉक्स एक कंप्यूटर पर आपको नहीं मिल सकते। ये माइनर्स की कंप्यूटर पर स्टोर होते हैं। कोई कंप्यूटर कहीं है, कोई कंप्यूटर दुनिया के किस हिस्से में, कोई किस कोने में है, इसलिए इसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर हम एक ब्लॉकचेन में कोई ब्लॉक ऐड करना चाहें तो कैसे होगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं दोस्तों, ब्लॉकचेन में केवल माइनर्स ही ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, और वो भी एक प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब जब हम एक ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक ऐड करने जाएंगे, जितने भी कंप्यूटर, जितने भी माइनर्स एक ब्लॉकचेन में अटैच्ड हैं, वो सब उस ब्लॉक को, जो नया ब्लॉक ऐड होने जा रहा है, उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे अगर 50% से ज्यादा माइनर्स ये अलाउ कर देते हैं और उसको वैलिड प्रूफ कर देते हैं, तो वो नया ब्लॉक उसमें ऐड हो सकता है। और अगर वो डिनाई कर देते हैं कि जो ये नया ब्लॉक ऐड होने जा रहा है ये एक वैलिड ब्लॉक नहीं है, तो वो ऐड नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको फर्जी कोई ब्लॉक ऐड करना है तो आपको 51% माइनर्स के कंप्यूटर्स हैक करने होंगे, तब जाके आप एक ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि माइनर्स की संख्या इतनी ज्यादा है और वो रैंडमली होते हैं दोस्तों। आप 51% तो क्या, कुछ परसेंटेज ऑफ माइनर्स भी हैक नहीं कर सकते। इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है दोस्तों। जब बात ब्लॉकचेन की आती है तो हम में से ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि जो ब्लॉकचेन है वो क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी है, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी है वही हमारी ब्लॉकचेन है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन है, उसका एक एग्जाम्पल है।
और ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी एक अकेली एप्लीकेशन नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशंस और हैं, जैसे कि जो ब्लॉकचेन का वोटिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, और ऐसे ही एनएफटी का एक मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजी है, और शेयरिंग ऑफ मेडिकल डेटा भी इसी पर बेस्ड है। तो आइए दोस्तों इन सारी एप्लीकेशंस को वन बाय वन समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एनएफटी की। एनएफटी जो टेक्नोलॉजी है, नॉन फंजिबल टोकन, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूनिक चीजों की ओनरशिप डिसाइड करने के लिए यूज होती है। इसमें क्या होता है कि हम हर एक यूनिक चीज के साथ एक टोकन असाइन कर देते हैं और उस टोकन को ब्लॉकचेन पर स्टोर कर देते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मोनालिसा की जो पेंटिंग थी उसके साथ एक टोकन असाइन कर दिया था और वो ब्लॉकचेन पर स्टोर कर दिया था। इससे क्या हुआ कि मोनालिसा की जो पेंटिंग थी, जो उसका असली ओनर था, उसकी ओनरशिप हो गई। और इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है, अगर कोई अपनी चीज को बेचना चाहे तो टोकन में अपडेट्स की जा सकती हैं। मतलब पहले किसी और की ओनरशिप थी, अब उसने किसी और को बेच दी, टोकन में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर दी जाएगी। एक ऐसा ही एग्जांपल था दोस्तों ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी का। उन्होंने जो अपना फर्स्ट ट्वीट किया था ट्विटर पे, उसको बेच दिया था, उसको सेल कर दिया था एनएफटी के थ्रू। $2.9 मिलियन में उसको सेल किया था। मतलब जो जैक डोर्सी ने 2006 में एक फर्स्ट ट्वीट किया था अपने ट्विटर पे, वो उसने सेल कर दिया। अब जैक डोर्सी का ट्वीट किसी और की प्रॉपर्टी है। दोस्तों फिलहाल एनएफटी इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसकी खुद की एक ब्लॉकचेन होगी। इथेरियम ब्लॉकचेन को मैं आपको क्लियर करता चलूं, यहाँ पे हर क्रिप्टो करेंसी की अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स होती हैं। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसका नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ईथर जो एक अल्ट कॉइन है, मतलब वो भी एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी खुद की एक ब्लॉकचेन है, उसका नाम है इथेरियम ब्लॉकचेन, अभी जिस पर एनएफटी बेस्ड है। यहाँ पे ज्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो बिटकॉइन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही बेस्ड हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे सबकी अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स हो सकती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन है उसकी कुछ खामियां थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको सुधारने के लिए यहाँ पे नई ब्लॉकचेन बनाई, और हर ब्लॉकचेन एक दूसरे से अलग होती है। किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ कमी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो बिटकॉइन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है वो एक तो स्लो है, ट्रांजैक्शन में उसका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और इसमें एनर्जी भी कंज्यूम होती है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे नई नई ब्लॉकचेन्स आ रही हैं। जैसे ईथर एक ब्लॉकचेन है जिसका ट्रांजैक्शन रेट भी फास्ट है, एनर्जी भी कम कंज्यूम करती है। और दोस्तों इथेरियम जो ब्लॉकचेन है उसकी खुद की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, जिससे हम डीएप्स बना सकते हैं। डीएप्स मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिसपे हम कुछ चीजें खरीद सकते हैं और कुछ चीजें बेच सकते हैं एनएफटी के थ्रू। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन की, जो है ब्लॉकचेन पे बेस्ड वोटिंग सिस्टम। ये वोटिंग सिस्टम एक ऐसा वोटिंग सिस्टम है जो दुनिया में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत रखता है। यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों ज्यादातर वोटर्स कुछ प्रॉब्लम से वोट नहीं करते। ऑर्डिनरी वोटिंग सिस्टम में लंबी लंबी लाइंस होती हैं, उनमें इरिटेट होकर वो वोट नहीं करते। और दूसरा कारण यहाँ पे होता है उनकी अनअवेलेबिलिटी, मतलब कोई अपने सिटी में, कोई टाउन में इलेक्शंस हो रहे हैं, वोट डल रही हैं, लेकिन वो वहां पे मौजूद ही नहीं है, तो वे वोट कैसे करेगा। दूसरा रीजन दोस्तों ये है। और तीसरा रीजन है कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो ईवीएम पर, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उन पर भरोसा नहीं करते। यहाँ पर आए दिन दोस्तों खबरें आती रहती हैं ईवीएम घोटाले की, तो इसलिए वो वोट नहीं करते। तो ब्लॉकचेन पर बेस्ड वोटिंग सिस्टम दोस्तों इन सारी चीजों को, सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकती है, क्योंकि एक डिजिटल वोटिंग सिस्टम है। आप अपने घर से, आप अपने डिवाइस से, आप अपने स्मार्टफोन से वोट कर सकते हैं और आपको लंबी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। और दोस्तों एक चीज ये भी होती है, जब आप वोट डालते हैं, चाहे वो ईवीएम से डालो या फिर जो वॉलेट पेपर होता है उससे अगर आप वोट डालते हैं, तो यहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं होती कि आपकी असल मायने में वोट काउंट हुई है या नहीं। मतलब यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होती है जो आपकी वोट को काउंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, वो है इलेक्शन कमीशन। दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लाइंडली यहाँ पे भरोसा करना होता है कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी जो वोट है वो असली मायने में काउंट हुई है। लेकिन ब्लॉकचेन पे बेस्ड जो वोटिंग सिस्टम है उसमें आप खुद को खुद श्योरिटी देते हो कि हमारी जो वोट है वो असली मायने में काउंट हुई है, क्योंकि दोस्तों इसको एक तो हैक करना इम्पॉसिबल है, और दूसरा जो वोट आप डालते हो उसकी इंफॉर्मेशन हर किसी कंप्यूटर्स पे जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, अगर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर किसी के पास जाएगी तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। कोई क्यों अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी को शेयर करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन जाती है ब्लॉक्स की, ना कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाएगी। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हिडन रहती है और जस्ट ब्लॉक की इंफॉर्मेशन सब लोगों के पास जाती है।
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे आपके पास ईमेल होता है, ईमेल एड्रेस तो आप सब किसी को दे देते हो, लेकिन पासवर्ड जो होता है उस ईमेल का वो आप खुद के पास रखते हो, उसको शेयर नहीं करते। तो ऐसे ही यहाँ पे भी दो कीज होती हैं, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। एक वो इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स की जो हर किसी के पास जाएगी और सारे उसको वेरीफाई करेंगे, और एक वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास रहेगी, उसका फिंगरप्रिंट और आपकी पर्सनल डिटेल। ब्लॉकचेन की एक अनदर एप्लीकेशन दोस्तों ये भी हो सकती है, हम उसको मेडिकल डेटा में भी यूज कर सकते हैं। मतलब हर इंसान का मेडिकल कंडीशन हम ब्लॉकचेन पर स्टोर कर देंगे, जैसे कि उसके ब्लड ग्रुप, उसको पास्ट में क्या क्या बीमारी हुई थी, क्या क्या उसको प्रॉब्लम हुई थी, और उनको स्टोर कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब फ्यूचर में वो इंसान कभी बीमार होगा तो इससे उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। ब्लॉकचेन को एक और जगह दोस्तों हम यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स की वेबसाइट में। आए दिन आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उन पर सर्वर डाउन चला गया, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलती हैं, या फिर एरर 404। तो दोस्तों अगर हम ब्लॉकचेन पर ये वेबसाइट्स बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब सारे माइनर्स के कंप्यूटर शट डाउन हो जाएं एक साथ। यहाँ पे मिलियन नंबर्स ऑफ माइनर्स के कंप्यूटर्स होते हैं जो एक साथ शट डाउन होना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं अपनी बातों को आप तक अच्छे से पहुंचाता हूं। अगर आपको कोई कमी मेरे लहजे में, मेरी वर्डिंग में, या फिर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं उनसे सीखूंगा, अपने अंदर चेंजेस लाऊंगा, सुधार करूंगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।